नाज़रीन, पाकिस्तान जो अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसकी सलामती का ज़ामन अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर कोई है तो इसके गुमनाम हीरोज हैं। और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क अजीम का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम हमारा वो वाहिद असासा है जिसकी कामयाबी का सहरा उस वक्त की सियासी क़यादत से लेकर अफवाज पाकिस्तान और काहोट सर्च लेबॉर्ट्रीज के तमाम साइंसदानों के सर बनता है। दुनिया आज भी हैरान है कि ऐसी कौम जो कर्जों में जकड़ी हुई थी वो किस तरह ऐसी कामयाबी के साथ दुनिया का बेहतरीन एटमी और मिसाइल प्रोग्राम चला सकती है। तो इस कामयाबी के पीछे था पाकिस्तानी कौम का जज्बा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मजबूत के लिए हर पाकिस्तानी ने अपना हिस्सा डाला था। और डेली फाइंडिंग्स की आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई खूबसूरत दास्तान सुनाएंगे जिससे आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में गुजरांवाला के एक लोहार का क्या अहम किरदार रहा है। वीडियो शुरू करने से कबल आप सब दोस्तों से एक छोटा सा सवाल है कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब एटमी प्रोग्राम में एक मुश्किल का शिकार हुए तो वो कौन लोहार था और उसने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की किस तरह मदद की, ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डेली फाइंडिंग के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 1972 में मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू हुआ और पहला काम पाकिस्तानी साइंसदानों ने एटमी ईंधन की तैयारी के लिए कारआमद तकार बरूमाद बनाने वाली मशीन सेंट्रीफ्यूज पर तहकीक से काम करना शुरू किया। ये मशीन मदानी के असूल पे काम करती है, जैसे मदानी दूध में से मक्खन निकालती है। गैस सेंट्रीफ्यूज तकार मवाद को इंतहाई तेजी से गोल सिलेंडर के अंदर घुमाकर कारआमद और गैर कारआमद आटमों को अलग करती है। मशीन जितना तेजी से घूमेगी उतना ही अच्छा काम करेगी। पाकिस्तानी साइंसदान जी आलम ने अपने तौर पर 1975 में गैस सेंट्रीफ्यूज बनाकर 30,000 चक्कर फी मिनट पर घुमा दी। जी आलम ने पहले ये मशीन कभी नहीं देखी थी, सिर्फ अपनी किताबी मालूमात पर यह पेचीदा मशीन बनाकर कामयाबी से चलाई। 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। उसी साल उन्होंने जी आलम से मुलाकात की और उनकी बनाई हुई गैस सेंट्रीफ्यूज देखी। जी आलम का डिजाइन काम तो करता था मगर फी मिनट 30,000 चक्कर इंतहाई कम थे। इस रफ्तार से एटमी ईंधन बनाने में बहुत तवील अरसा लग जाना था। साथ ही साथ रियाजीदान खलील कुरैशी की कैलकुलेशन भी रहनुमाई के लिए मौजूद थी और उसे देखते हुए हिसाब लगाया गया कि गैस सेंट्रीफ्यूज को कम से कम 60,000 RPM पर घुमाना पड़ेगा। तजुर्बात किए गए जब भी गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर घूमी पंखों को तेजी से घुमाया जाता तो मशीन टूट फूट जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे कच्ची रोटी को तेजी से घुमाया जाए। तो पहले इसकी गुलाई बढ़ती जाएगी और फिर ये पतली होकर टूट फूट कर बिखर जाएगी। 60,000 चक्कर फी मिनट पर पाकिस्तानी गैस सेंट्रीफ्यूज के अंदरूनी पंखों पर भी यही हाल हो जाता। पाकिस्तान के तमाम बड़े साइंसदान सर जोड़कर बैठ गए और मसले का हल तलाश किया। कई तरह के हिसाब लगाए गए और सभी इस बात पर मुत्फिक हो गए कि एल्यूमिनियम धातु जो मरकब अलॉय पंखे बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो कमजोर है। कई महीनों की जिद्दोजहद के बाद एक नया एल्यूमिनियम मरकब बनाया गया जो हिसाब के मुताबिक पंखे की शक्ल में डालकर 1 मिनट में 60,000 बार गोल घुमाया जाए तो नहीं टूटेगा। और जब तजर्बाती तौर पर मशीन चलाई गई तो कुछ दिनों तक कुछ ना हुआ, लेकिन कुछ दिन मुसलसल चलने के बाद ये मशीन भी पहले वाले डिजाइन की तरह जोर बर्दाश्त न कर पाई और टूट फूट गई। सब साइंसदान हैरान रह गए कि हिसाब के मुताबिक ऐसा होना मुमकिन नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो खूब धातों के मालक थे वो भी हैरान रह गए कि इतनी मजबूत धात कैसे टूट गई। और साइंसदानों का हंगामी इजलास बुलाया और मसला वक्त का था। इंडिया 1972 में एटमी धमाके कर चुका था और उस साल के बाद कोशिश के बावजूद हमारी एटमी ईंधन बनाने वाली गैस सेंट्रीफ्यूज को मसाइल दरपेश थे, मगर मसला जल्द हल करने वाला था। इजलास में पाकिस्तानी रियाजीदान, देहातों के माहर और एटमी साइंसदान सब शरीक थे और सबने मशीन के नक्शे, कैलकुलेशन, देहाती मरकब और हर चीज का जायजा लिया, मगर मसले का हल समझ न आया। इजलास में मौजूद चंद अफराद ने एक अजीब बात कह डाली। पहले मिसाल दी कि जिस तरह लाइलाज मरीज को डॉक्टर से दवाई नहीं मिलती तो वो हकीम, नजूमी और आलम किसी के पास जाने से गुरेज नहीं करता, इस उम्मीद से कि शायद कहीं से हल निकल आए। क्योंकि इस वक्त हमारे पास भी इस मसले का हल मौजूद नहीं, पर वक्त भी हमारे पास नहीं है। कोई पता नहीं कब भारत एटम बम बनाकर हमारे ऊपर बरसा रहा हो, चुनांचे कुछ नया और गैर मामूली कदम उठाना पड़ेगा। इन लोगों ने बताया कि हमें गुजरांवाला के लोहार का पता है जो जद्दी पुश्ती लोहार है। वो धात के हर काम से माहिर है, डलाई खरातिया धात का कोई भी काम हो इस लोहार से माहिर बंदा हमने नहीं देखा। चलते हैं उसके पास, शायद कोई हल निकल आए। कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया गया कि राजदारी रखते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खुद लोहार के पास जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चंद और साथियों को लेकर गुजरांवाला पहुंचे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी एक पुरानी सी वर्कशॉप के सामने रुकी और अंदर एक 50-55 साल का लोहार अपनी भट्टी के पास बैठा गर्म दांत के टुकड़े पर अपने हथौड़े चला रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर अपने साथियों के हमरा अंदर गए और लोहार का काम खत्म होने का इंतजार करते रहे। जब लोहार फारिग हुआ तो सबसे पहला सवाल किया कि भाई साहब क्या दांतरियां खरीदने आए हो? अब फसलों की कटाई होने वाली है, आजकल हम खूब दांतरियां बेच रहे हैं। डॉक्टर कदीर ने अपना तारफ करवाया जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। न उसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पता था कि क्या चीज है और न ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का।
कहने लगा, भाई साहब अपना मसला बताओ, बस मुझे इतनी समझ आई है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हो। डॉक्टर कदीर ने उसे आसान अल्फाज में समझाया कि हम एक पंखा बनाना चाहते हैं जो वजन में तो हल्का हो लेकिन बहुत तेजी से घूमे। लुहार ने पूछा, वैसा पंखा जो गाड़ियों के इंजन में लगा होता है? वो मैंने एक गाहक के लिए बनाया था, ढलाई भी खुद की थी और धात भी खुद तैयार की थी और इंजन में लगाए भी थे। मेरा पंखा आज भी चलता है। डॉक्टर कदीर समझ गए कि ये लुहार टर्बो चार्जर की बात कर रहा है जिसमें पंखा लगता है जो 1 मिनट में 1 लाख मरतबा घूमता है, लेकिन वो पंखा चंद मिनटों के लिए घूमता है। गैस सेंट्रीफ्यूगल के पंखे इसी रफ्तार से कई महीने मुसलसल घूमने होते हैं। बहरहाल डॉक्टर कदीर को समझ आ गई कि इंसान काम जानता है। लुहार ने मजीद तफसील पूछी तो उसे बताया गया। लुहार थोड़ा सोचकर बोला, मुझे अपनी भट्टी पर ले जाओ जहाँ आप पंखा बनाते हो, मसला मैं वहाँ समझ जाऊंगा और उम्मीद है कि हल भी बताऊंगा। लुहार को उसी दिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वर्कशॉप लाया गया। जदीद फाउंड्री थी, धात पिघलाकर सांचों में डालने का काम होता था। लुहार ने कहा उसे पहले बनाए गए पंखे दिखाए जाएं। एक नमूना उसे दिया गया। लुहार ने नमूने को गौर से देखा, एक हथौड़ी से हल्का सा ठोका और आवाज सुनी। कई बार ऐसा किया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। कहा कि मुझे मसला समझ आ गया है, अब आप मेरे सामने इस पंखे की इसी तरह सांचे में ढलाई करें जैसे आप पहले करते थे। शाम का वक्त हो चुका था, अमले को अपने अपने घर को जाना था, लेकिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को देखकर ये दिलचस्प सूरत हाल दिखने के लिए अमला रुक गया और वर्कशॉप में एक छोटा हजूम लग गया जिसमें नए इंजीनियर भी शामिल थे और पुराने भी। दाद मरकब को भट्टी में डालकर पिघला दिया गया और लुहार के सामने सांचे में डाला गया। लुहार खड़ा देखता रहा, फिर बोला, मसला यह है कि आप सांचे में दाद बहुत आहिस्ता डाल रहे हो ये रहा है कि सांचे में पहले जाने वाली दाद ठंडी हो जाती है और पीछे आने वाली निस्बतन गर्म दाद है, इसके साथ जुड़ नहीं पा रही, इसलिए आपका पंखा कमजोर बन रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि मिट्टी का बर्तन बनाते वक्त गीली और खुश्क मिट्टी को मिलाकर बर्तन बनाएं, मिट्टी आपस में ठीक तरह जुड़ नहीं पाएगी और बर्तन कमजोर बनेगा। और फिर लुहार ने कहा, सांचे में ढलाई तेज करो, मसला हल हो जाएगा। और मुझे पंखे के टन की आवाज सुनकर ही अंदाजा हो गया था कि इसका अंदरूनी ढांचा दुरुस्त नहीं। पिघली हुई दांत को सांचे में तेजी से डालें। दांत एक टेम्परेचर पर होगी और ठंडी होकर आपस में मजबूती से जुड़ेगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और वहाँ मौजूद तमाम इंजीनियर लुहार का तरीकाकार देखकर दंग रह गए और बड़े एहतराम के साथ उस लुहार को वापस घर भिजवा दिया और दांत की ढलाई की रफ्तार का नए सिरे से तयन किया गया। और फिर तेजी के साथ ढलाई बने पंखे जब चलाए गए तो पहले 60,000 चक्कर फी मिनट कई दिन घुमाए गए, फिर मशीन निकालकर लेबॉरेटरी में जांचे गए। पंखे बेहतरीन शक्ल में थे, किसी किस्म के नुकसान या टूट फूट का शिकार न थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पंखे की मजबूती देखते हुए मशीन की रफ्तार और तेज करने का फैसला किया और पंखे 80,000 चक्कर फी मिनट पर घुमाए गए और फिर लेबॉरेटरी में तजर्बा हुआ। 80,000 आरपीएम पर पंखे बगैर नुकसान के चलते रहे। यूं पाकिस्तान की पहले सेंट्रीफ्यूगल का हतमी नक्शा बनाकर बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हुई। इस मशीन का नाम पाकिस्तान 1 या P1 रखा गया, मगर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चंद नौजवान इंजीनियर्स ने इस लुहार की याद में इस मशीन को बाबे की मशीन कहना शुरू कर दिया। एक हुनरमंद के तजर्बे ने मशीन की तैयारी में कई महीने का वक्त बचा लिया। सन 1978 में पाकिस्तान का एटमी इंजन बनाने का कारखाना मुकम्मल और बड़े पैमाने पर काम करना शुरू हुआ। कितार दर कितार हजारों की तादाद में खड़ी बाबे की मशीन अफसुदा यूरेनियम उगलने लगी। इस पाकिस्तानी सेंट्रीफ्यूगल डिजाइन के बाद सालों में बेहतरी लाकर रफ्तार और बढ़ा दी गई और आज गैस P4 2 लाख चक्कर फी मिनट पर घूमते हैं। पाकिस्तान का तजर्बाकार हुनरमंदों का अहम दफाई मंसूबे में शामिल होकर इनके जद्दी पुश्ती मंसूबे की रिवायत जारी है। लिक्विड ईंधन से चलने वाली गोरी मिसाइल बनाने के बाद जब ठोस ईंधन वाले शाहीन मिसाइल बनाने की जरूरत पड़ी तो भी फैसला किया गया कि नए सिरे से तहकीक की जाए। मुख्तलिफ पुर्जे बनाने में अवाम में मौजूद तजर्बाकार मिस्त्री, लुहार, पेंटर और दीगर कारीगरों से मदद ली जाए। इसी हिकमत अमली की वजह से शाहीन मिसाइल इंतहाई कम वक्त और कम लागत में बना। तो ख्वातीनो हजरात, ये थी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में एक गरीब बूढ़े लुहार के किरदार की दास्तां जो यकीनन आपको दिलचस्प लगी होगी। अगर ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो आप रेड बटन पर क्लिक करके और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके डेली फाइंडिंग्स के सब्सक्राइबर जरूर बनिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली फाइंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।